देखो भैया हमारा सुनो बात, ठीक। असली संविधान होगा यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ से पेपर में भर भर का सवाल पूछे जाते हैं और मैं आज एक ही क्लास के अंदर इस पूरी प्रस्तावना को खत्म कर दूंगा। प्रिम्बल जिसे कहते हैं, दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा है क्या भला, ठीक है। पूरा नोट्स हिंदी में, सारे बड़े में इंग्लिश में बता के चलूंगा क्या मतलब है इसका। और प्रस्तावना भी तुम्हें याद करवाऊंगा पूरी, समझ में आया बात? या पूरी याद करवाऊंगा और उस जितने प्रकार के सवाल बने वो सारे बताऊंगा। समझ में आया कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उस मेंस में भी, प्री में भी। पहले प्री का देखेंगे, सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी याद करवा दूंगा तुम्हारे, अभी ए टू जेड। इसमें एक पेज नेक्स्ट करूंगा, अगला पेज हमारे पास आ जाएगा। नोट्स अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा नोट्स ऐसा किसी किताब में भी नहीं है। समझ में पड़े, कई किताबों को अध्ययन करके तब जाकर तुम्हें लिखाया गया था, तब पढ़ाया गया था नोट्स। जो इस प्रस्तावना का भी तो बहुत दिमाग और दिल लगा कर बनाएगा पूरा। एक ही नोट्स को बार बार पढ़ना पड़ा, जब तक एक नोट्स को बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक वो जो तुम्हें याद नहीं होने का, ना तो तुम लिख सकते ना तुम कोई क्वेश्चन सही कर सकते। तो मैं वो वही नोट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। चलते हैं, हम बात करते हैं प्रस्तावना की उद्देश्य का। प्रिम्बल को, प्रिम्बल PREMBL, प्रिम्बल मतलब प्रस्तावना, मतलब उद्देश्य का कहते हैं। जैसे प्रस्तावना को उद्देश्य का प्रिम्बल को, ठीक। या दो टुक को, दो टुक, एक हाँ दो टुक भी किसे कहते हैं। अब है क्या भला ये भी समझो भाई। मान लो तुम्हारे पास संविधान है, संविधान की तुम्हारे पास एक किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मान लो कि कोई भी किताब लिखा ना, तो किसी भी किताब के स्टार्टिंग में लिखा सबसे पहले इंडेक्स, उसमें कौन कौन से चैप्टर रहने वाले उसे छोड़ दो। जैसे पहला पन्ना आगा ना, तो पहले पन्ने में लिखा होगा प्राकथन। प्राकथन, प्राकथन का मतलब वो इस पूरी किताब के अंदर क्या आने वाला है, किस चीज के बारे में है किताब, उसी चीज को हम प्रस्तावना कहते हैं, उसी चीज को हम प्रिम्बल कहते हैं। अगर तुम उस पूरी प्रिम्बल को पढ़ लोगे ना, उसके एक एक शब्द का विश्लेषण कर लोगे, तो उस पूरी किताब का एसेंस या सार समझ में आ जाएगा तुम कि उस पूरे का मतलब क्या है, अगर तुम उस पूरी प्रस्तावना को पढ़ लोगे। और इसकी भारत के संविधान की जो स्टार्टिंग में, संविधान स्टार्ट होने से पहले पहला गत्ता होगा, दूसरे में इंडेक्स हो गए, और तीसरे नंबर पर जाकर हमारे पास क्या हो जाने वाला कि हमारे पास एक पेज आएगा, उस पेज के अंदर पूरा एसेंस, पूरी फिलोसफी, पूरा दर्शन पूरा उसी प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ। ये प्रस्तावना कब जोड़ी गई? संविधान सभा के अंदर, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, यानी जब संविधान बनाया जा रहा था, उसके अंदर जो मेंबर्स बैठे हुए थे, वो पूरी पूरी ड्राफ्ट कमेटी बैठी हुई थी। ड्राफ्ट कमेटी को एक एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता था। ड्राफ्ट कमेटी के जो मेंबर थे 7, और उनके जो अध्यक्ष थे ड्राफ्ट कमेटी के, जो संविधान का ड्राफ्ट ये कच्चा खाका तैयार कर रही थी, वो जो कमेटी थी, वो समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक एक चीज का जवाब देना पड़ता था। और कुछ लोग क्या क्या सवाल उठा रहे थे, ये कहते ये शब्द लिखा तो क्यों लिखा, ये वर्ड लिखा तो क्यों लिखा, ये वर्ड लिखा तो क्यों लिखा। सारे के सारे तगड़ी डिबेट चल रही थी। सारी की सारी डिबेट जो आज तक संविधान सभा के अंदर हुई थी, उसकी प्रतिलिपि कॉपी आज भी करती, आज भी मौजूद है, चाहे तो पढ़ सकते हो। मैं पढ़ने, मुझे बीच बीच में पढ़ने का मौका मिला, कई बार पढ़ी मैंने, और करती कॉपी कई बार, ठीक है। कभी भी इसमें तो अच्छी बात मिल जा कि अंबेडकर कैसे सवालों के जवाब देते थे, बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट में जाकर इस शब्द को हम क्यों जोड़ रहे हैं, उसका तर्क भी देते थे। देखो पढ़े लिखे व्यक्ति के पास क्या जवाब होते हैं। समझ में आया बात? अब आ जाओ सवाल की बात, किस किस ने क्या क्या हुआ, ये प्रस्तावना आई कहां से, इससे सवाल कैसे बनते हैं पेपर में। पूरी प्रस्तावना, प्रस्तावना तो पता लग चुका क्या हो। प्रस्तावना में बार बार प्रस्तावना प्रिम्बल की बात करूंगा। इंग्लिश में प्रिम्बल कहते हैं, हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। हिंदी में कई सारे नाम की वैरायटी हो सकती है। हिंदी में उद्देश्य का भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रिम्बल, इसे प्रिम्बल हिंदी में, इंग्लिश का वर्ड हिंदी में लिखकर चला जा प्रिम्बल, या फिर प्रस्तावना को उद्देश्य का कहो, या दो टुक कहो, दो टुक। अब सवाल है, पहला सवाल हमारे पास, प्रस्तावना प्रिम्बल ये हो जोड़ा कब गया? जो प्रस्तावना हमारे पास, ये प्रस्तावना उद्देश्य का हो या प्रिम्बल को, इतने सारे नाम हिंदी में इसके। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को, अभी संविधान लागू नहीं हुआ, अभी संविधान सभा की बहस चल रही, बैठक चल रही संविधान सभा की। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये प्रिम्बल प्रपोजल रखा था, प्रिम्बल के लिए प्रपोजल रखा था, या जो भारत का संविधान तुम बनाओगे ना, ये वाला पेज शुरू में जोड़ देना। अम्बेडकर जी ने कहा क्यों जोड़ देना, अम्बेडकर जी ने इसका खूब विरोध करा। अम्बेडकर जी के साथ साथ जो रहने वाले थे उन्होंने और खूब विरोध करा। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था पास ही नहीं हो पाया। बात समझने क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाया कि हम तुम्हारी बात क्यों मानना। ऐसा बात थोड़ा है ना तुम बात बोल रहे वही जोड़ देंगे, नहीं हम तो पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे, जनता का शासन होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर जनता ही तो महत्वपूर्ण है, तो विरोध तो करेंगे। और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर यह पहचान पक्का हो, उसका विरोध होगा ही होगा। कोई भी चीज लेकर आओगे ना तुम हमेशा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी डेमोक्रेसी के अंदर तुम्हारी आलोचना ना हो। समझ नहीं बात? कुछ भी अच्छा काम करने चलोगे ना, कुछ भी तो लोग उसमें भी कमी निकाल के लेके चलेंगे। डेमोक्रेसी की पहचान, घबराना मत बिल्कुल भी। अच्छा, एक पेज लेकर आए हुए कि भाई हमने ये कहना चाह रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पेज लेकर आया हमें, इस प्रस्ताव को यार भारतीय संविधान बनाने से पहले शुरू में जोड़ दियो। अब जितने सारे लोग बैठे थे कि हम आप अकेले की बात क्यों मानना, अम्बेडकर के साथ वाले कुछ लोग थे, उन्होंने सबने मिलकर खूब विरोध करा। बहुत सारे लोग थे जो अम्बेडकर के पक्ष में थे या दूसरी विरोधी पार्टी के थे, उन्होंने जो पसंद नहीं करते थे उन्होंने खूब विरोध करा। जो राजा महाराजाओं के लोग थे उन्होंने भी खूब विरोध करा। हम आपकी बात से सहमत नहीं है, ये उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन पास ही नहीं हो पाया।
पंडित नेहरू को बड़ा झटका लगा ये झटका तो निश्चित तरीके से बना के तैयार करके लेकर आता, और क्यों भी सहमत होना चाहिए। तभी संविधान में वही चीज जोड़ेंगे जिससे सबकी सहमति हो। चलो अधिकांश लोगों की तो कम से कम हुई। अच्छा आगे चलते हैं। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर जो उद्देश्य प्रस्ताव था, प्रिम्बल का लिए प्रपोजल था, वो किस दिन कौन सी डेट को पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। जिस दिन रखा था उस दिन ही पास हुआ। इस सेशन में पास ही नहीं हो पाया 9 दिसंबर। ये दिसंबर अगले महीने में जब जैसे बजट सत्र चला, अगले महीने में जाकर पास हुआ। उस टाइम पे पास नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध करा था कि हम इस बात को वैसे विधान के अंदर शुरू में जोड़ नहीं सकते। समझिए बात, कुछ लोग सहमत नहीं आते। वह एक लंबी कहानी क्यों नहीं जोड़ सकते, वो अलग केस है। समझ बात है। कोई व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हो ना, उसको खूब अच्छे तरीके से पढ़ता, कंघालने का प्रयास करता। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा, क्योंकि तुम उन चीजों में बात करूंगा जो तुम्हारे काम की, पेपर में काम की। समझ मैं वो भी बता सकूं तुम्हें क्यों नहीं जोड़ा गया, काम करनी है, आगे बात करेंगे। ठीक, कुछ ऐसे शब्द जोड़ रखे थे उसके अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा चीजें लिखा थे आगे। देखो 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 क्या भारतीय प्रस्तावना माने यार, जब बहस चल रही थी, प्रस्तावना पर बहस चल रही थी संविधान सभा के अंदर, यार अम्बेडकर को पता कि लोग क्या करते रहे, यार एक काम करो, संविधान सभा के अंदर एक मोहनलाल सक्सेना थे। मोहनलाल सक्सेना ने पता क्या कहा? मोहनलाल सक्सेना, ये सवाल पूछे गए आजकल पीसीएस में, खूब भर के पूछे जा रहे हैं पीसीएस के लिए, बहुत भर की कहा। इसे उद्देश्य प्रस्ताव को उर्दू से इन्होंने अनुवाद करा था। इंपोर्टेंट बात है, जो प्रस्तावना थी प्रस्तावना, वो उर्दू से हिंदी में अनुवाद किया था। किसने करा था उर्दू से हिंदी में अनुवाद? इसने करा मोहनलाल सक्सेना ने। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था। कब? 17 अक्टूबर कब था? 1949। इसे प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था। उर्दू में किन्ने कन्वर्ट कर, उर्दू से हिंदी में किन्ने कन्वर्ट करा था? उसका नाम मोहनलाल सक्सेना था। इस व्यक्ति का नाम याद रखना। अच्छा और चलो 26 नवंबर 1949 को, अच्छा, भारत का संविधान के केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। इंपोर्टेंट, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पॉलिटी के, यूपीएससी के पेपर के अंदर 18 या 20 के आसपास क्वेश्चन आ जा, 15 तो आसपास टच कर रहेंगे। इसलिए हम पॉलिटी को सबसे लास्ट में लेंगे। समझेंगे बात? या पॉलिटी को सबसे लास्ट में लेंगे। मैं सारे क्वेश्चनों का एक करके विश्लेषण बताने वाला हूँ। जिस चीज की तुम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तुम पढ़ते बोर होगे कि मेरा नहीं होगा। केवल उस चीज तो हो सकता 5 ही क्वेश्चन आओ, और 5 में से 3 तुम्हारे सही चले जा। ठीक है, वो कलाकारी, एक्सपीरियंस, अनुभव हो। मैं भी तो पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे पता रहेगा पहले से। मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे पता नहीं होगा कौन सा सही होगा, कौन सा तरीका होगा। समझ में आई बात है? ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं है उस चीज पर। मैं ऐसे दिखा दूंगा जिन्हें 5 बार पेपर दिया, पंचम तो एक बार नहीं निकला, 6ठी बार पेपर दिया, सीधा फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि उस चीज की, उस एग्जाम की, जब एक ही चीज पर बार बार पेन घिसते रहे ना। मेरा दोस्त था एक, तो अब भी है वो पता क्या कह रहा है? 2028 भी लगा दूंगा, लेकिन एग्जाम निकाल के छोड़ दूंगा, कोई जानकारी नहीं आती, इतना गरीब है। मैंने कहा ऐसे इतना पेशेंस क्यों? बिहार की धरती ने पैदा करा। बिहार की धरती सच में ही IAS PCS उगल। समझ में आई बात है? इतना पेशेंस कहाँ था उस बंदे के अंदर? घर में 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया भी। दोस्तों तो महंगे पैसे चला रहा था, दीजिए 1000 मेरे से ले लिए, जगह कोने में दोस्त बना रहे, 1000 उससे ले ली, किराया भी ऐसे भर, घर से 2000 रुपया वो बस हर महीने। और 2019 में तैयारी करने बैठा था, और 2019 का क्या चल रहा, 25 चल रहा है, आज तक उसका पेशेंस खत्म नहीं हुआ। समझ गए? और तुम्हारे पास सब चीजें मौजूद है, बस मेरे तो गाइडेंस लेता रहा, सर मुझे बताओ कैसे पढ़ना, सर मुझे बताओ प्लीज कैसे पढ़ना। समझ आई बात? ये हो बंदे, देखो इनके अंदर कहाँ सा होगा। मैं उस बंदे को सलाम करता हूँ जो तैयारी छोड़कर नहीं भाग रहा। क्या डेडिकेशन ना होगा उस व्यक्ति का, देख लो। कुछ नहीं है हाथ में, एक ही चीज है, जुनून, जज्बा। वैसे भी तो तुम्हारे पास है ही क्या? चलो मान लो तुम कुछ नहीं करना चाहते भी, अभी कुछ तैयारी छोड़ दो, अब बताओ क्या करोगे? तो थारे तो हाथ में अब कुछ नहीं बचा, तो नॉलेज तो बचेगी ना। कुछ नहीं बचा, शरीर पर, तन में कपड़े भी ना बचा ना, तो नॉलेज हमेशा इंसान के साथ रहा। सही बात है। और तो कहीं भी करोगे, खा लोगे, कुछ भी करोगे। चले, अच्छा चलो आगे चलो। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान की प्रस्तावना, इसलिए कहते हैं व्यक्ति को अपना एजुकेशन बढ़ाना चाहिए। पैसा लगाओ एजुकेशन के ऊपर, जितने भी लगा सको उतना खूब लगाओ। ऐसा बना लो ना, अपने आप को ऐसा बना लो, पढ़ाई कर करके ऐसा बना लो, किसी कोने में जाकर बैठो ना, तो लोग तुमको वाह क्या विचार है, क्या थॉट्स, इतनी मेहनत करो अपने ऊपर। ठीक, हर चीज में। आगे चलते हैं। प्रस्तावना पता लग चुका। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना लागू हुई। जब भारत का संविधान लगा, उसके साथ ही प्रस्तावना भी लागू हुई। अब प्रस्तावना को लेकर डिबेट रही, क्या उस भारत के संविधान का हिस्सा है, नहीं है? वह भारत के संविधान में जब जिस तरह संशोधन होंगे, अमेंडमेंट होंगे, इस तरह प्रस्तावना में बदलाव हो सकते नहीं हो सकते, इसे लेकर हमेशा डिबेट रही। आज तक भी डिबेट का मुद्दा है, अब तक भी।
अब इसे मान लिया गया संविधान की प्रस्तावना हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और इसमें भी इसी प्रकार संशोधन हो सके, अमेंडमेंट हो सके, बदलाव हो सके, इसी तरह जिस तरह हम भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में बदलाव कर सके। अब इसे मान लिया गया। इसमें भी एक लंबी डिबेट रही हमेशा लेकर कि ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है नहीं है, कुछ लोग अलग करके देखते थे। लेकिन मैं कहता हूं तुम अगर तुम भारत का संविधान समझना ना, और भारत का संविधान को समझने से पहले तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर तुम्हें फिलोसफी समझनी, उसका दर्शन समझना, तो सच्ची में जाकर प्रस्तावना एक एक शब्द का विश्लेषण कर लो, जो कि आज मैं करवाने वाला हूं। तो समझना की बात है, अच्छे शब्द लिखे हुए सुनूंगा मैं तुमसे, ध्यान से सुनना। प्रस्तावना को संविधान को लागू करने के बाद, कहां गया यार, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं है, यही चीज को लेकर डिबेट रही। भाई तुमने इसे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई या कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई है, उसके बाद क्या करता ना, ये पहला संविधान का पूरे का भाग है नहीं है, क्या इसमें हम बदलाव कर सकते, नहीं कर सकते, इस चीज को लेकर। अब सवाल ही तो संविधान, जब कॉन्स्टिट्यूशन का विश्लेषण करने की बात आवो, रिव्यू की बात आवो, पुनर्वलोकन की बात आवो, न्यायिक समीक्षा की बात आवो, तो सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा हो जाएगा। कुछ लोग जो जाने माने लोग होंगे जिन्होंने संविधान बनाया होगा, वे भी टीका टिप्पणी करेंगे। कुछ संविधान के विशेषज्ञ होंगे बाहर के, जिन्होंने हमारे संविधान का पढ़ा होगा, वे भी टीका टिप्पणी करेंगे। उनकी सबकी टीका टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, जो भी कमेंट करेंगे, और वही हमारे पेपर में भर भर को पूछा जा। समझ की बात है। तो पूरी दुनिया में ना जब इस बात पर डिबेट चल पड़ी कि प्रस्तावना, कुछ लोग कह रहे हैं आकर खड़े हो गए, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, अलग अलग थ्योरी चल पड़ी। तो इधर वाले क्या है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, क्यों नहीं है। एक ही चीज को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, या सामान्य सी बात है, किसी भी लोकतंत्र के अंदर सामान्य सी बात है। एक ही चीज विचार, एक ही विषय को लेकर अलग अलग सबका विचार हो सकता है, ये तय है। समझ में आई बात, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, हो सकता है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है तुम्हें अच्छी लगती है, बिल्कुल भी, क्यों जी, सबका बना बना मत नहीं है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, यही क्वेश्चन से में पूछा हुआ, यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस में। अच्छा आगे चलो, क्या प्रस्तावना संविधान का, अच्छा आगे चलो, ऐसे केस का नाम याद रखिए, बेरुवारी वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया, फैसला दिया गया। बेरुवारी वाद में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि मैंने कहा कौन सी चीज संविधान के अंदर सही है, गलत, कहां रखी हुई, कहां नहीं रखनी चाहिए थी, इसका हिस्सा है या नहीं है, ये सारा रोड़ा पता किसका, उसका सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का, जुडिशरी का। वह बताओगे तुम कि इसका हिस्सा है नहीं है। उन्होंने कहा साफ साफ 1960 में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लोग ऐसे बैठ के हाथ तो बात और बोल रहे फालतू, सारे के सारे बोल रहे थे क्या तुम, है नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है नहीं, मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट का, समझिए आगे चलते हैं। एक और से केस था, देखो पहले तो क्या दिया, कौन सा वाले केस में, बेरुवारी वाद में। बेरुवारी वाद तो हुआ 1960 का, पंडित नेहरू जिंदा थे इस टाइम पर, समझने की बात है। अच्छा 1960 का केस था, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा भाग नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, जो प्रिंसिपल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अच्छा, जबकि केसवा नंबर भारत के 1973 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ताकत है, वो अपने ही फैसले को बदल भी सकता है। जैसे ईडब्ल्यूएस पे उसने आरक्षण को फैसला दिया था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में दिया था 1990 के आसपास, 92 के आसपास। उन्होंने कहा था ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसका विरोध करा था, क्योंकि आरक्षण का आधार जो हो आर्थिक बेस पर नहीं है, इकोनॉमिक बेस पर नहीं है। समझे, इकोनॉमिक वीक सीजर को नहीं मिलना चाहिए 10% आरक्षण। लेकिन बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को फिर पलट दिया। पहले इसका फैसला कुछ और था, आज कुछ और। समझ की बात, या परिस्थिति के हिसाब से बदल। जबकि ये तो सुप्रीम कोर्ट पर भी केस, भारतीय केस 1973 का, 24 अप्रैल 1973 का, बहुत बड़ा केस है। समझ की बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, जो उन्होंने सलाह दी थी, एडवाइस दी थी, हम भारत के लोगों को और भारत की सरकार को एडवाइस दी थी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर, 24 अप्रैल 1973 उसके अंदर एक माइलस्टोन साबित हो सकती है, मील का पत्थर साबित हो सकती है। बड़े बड़े उससे बड़ा कोई फैसला नहीं। 13 जजों की पीठ एक साथ बैठी थी, 13 जज एक साथ, आज तक किसी भी फैसले के अंदर 13 जज एक साथ नहीं बैठे। समझ में, इतना बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ, 13 जज एक साथ बैठे थे केशवानंद भारती केस में। समझ आई बात, या विषम संख्या में भी जज बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना उसमें बहुत सारी बात कही थी, बहुत बातें कही थी, उस एसएमसी के उसके अध्यक्ष थे। सही बात है, उस प्रस्तावना संविधान का भाग है, यहाँ इन्होंने कह दिया। 60 में तो बोला, 1960 में तो बोला प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, केशवानंद भारती केस में जाकर बोल दिया प्रस्तावना संविधान का भाग है।
और उन्होंने कहा इसमें भी संशोधन हो सके, इसमें भी अमेंडमेंट हो सके, इसमें भी बदलाव हो सके, परिवर्तन हो सके, चेंज हो सके, क्या क्या कर सको तुम, बदलाव कर सको। अच्छा, जिस प्रकार तुम संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सको, इस तरह इसमें भी संशोधन कर सको तुम। इतनी बड़ी बात बोल ली इसने। अच्छा, कहानी आगे बढ़ती है, जमाना आगे बढ़ जाता है। अनुच्छेद 143 है, अनुच्छेद 143 के पास ये ताकत है कि वो राष्ट्रपति को इतनी शक्ति देगा, राष्ट्रपति किसी भी संविधान के किसी भी विषय पर, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी सब्जेक्ट पर कुछ भी जानकारी चाहिए तो राष्ट्रपति न्यायपालिका से जानकारी ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 आर्टिकल 43, समझ में आई बात है। अच्छा, ये तो विषय में जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, प्रस्तावना अब एक बार संशोधन हो चुका है। उन्होंने क्या कहा था केशव भारती केस में कि जिस तरह संविधान में संशोधन हो सके ना, इस तरह प्रस्तावना में संशोधन हो सके। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ प्रस्तावना में संशोधन हो सके, यही बात इंदिरा गांधी को पता लग गई। अच्छा, प्रस्तावना में संशोधन हो सके, आ जाओ इधर आओ, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें सच में संशोधन करके दिखाते हैं कैसे हो जाए। क्योंकि इंदिरा गांधी को तो थोड़ा सा वो चाहिए बस। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात और साफ कर देना चाहता हूँ, जब पूरी दुनिया के अंदर 24 अक्टूबर 1945 को पर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी, तब पूरी दुनिया में के अंदर एक होड़ मच चली थी, उसका नाम शीत युद्ध था। शीत युद्ध उस युद्ध को कहते हैं, हो सब कुछ रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, शीत युद्ध। तो 1990 तक का जो दौर रहा हमारा, वो शीत युद्ध का दौर रहा। लेकिन उसी दौरान न हमारे पास दो विचारधारा थी, हमारे पास ध्यान से सुनना, यही चीज वहां न जो सामने बैठे बोर्ड सामने बैठे वे देखे तुम्हारी पर्सनैलिटी किस लेवल की, क्या तुम्हारा दिमाग उस स्तर पर विकसित हो पाया। अगर तुम्हारा दिमाग उस स्तर पर विकसित नहीं हुआ ना, तो बार बार तुम्हें इंटरव्यू में बाहर भेज देगा या फिर मेंस में बाहर भेज देगा। तो जो मैं बात बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यही बात मैं भी तुमसे सुनने वाला हूँ। समझ बात है। जरा एक बात बता, पूरी दुनिया में उस टाइम पे दो विचारधाराएं चल रही थी, नाम की एक पॉलिसी थी हमारे पास, जो डिप्लोमेसी हमारी कूटनीति थी। हम दो विचारधारा पर, पूरी दुनिया दो विचारधाराओं में बटी हुई थी। विचारधारा मतलब आइडियोलॉजी पे काम कर रही थी। एक को हम कैपिटलिज्म कहते हैं, एक को कहते हैं सोशलिज्म। ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश थे, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश थे, वे दो विचारधारा पर काम कर रहे थे। एक तरफ कैपिटलिज्म था, एक तरफ सोशलिज्म था। कैपिटलिज्म काम के अंदर वे देश आते थे पूंजीवादी देश। पूंजीवादी का, जब भी मैं पूंजीवादी विचारधारा वाले देश की बात करता हूं ना, तो उनके वहां सब चीज प्राइवेट होगी, वहां पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, वहां धन्ना सेठ धनपति लोग काम करेंगे, अंबानी अडानी जैसे लोग काम करेंगे। ठीक, और जहां भी सरकार का नियंत्रण होगा देश के संसाधनों पर, झील, रोड, ट्रांसपोर्ट, ट्रक, बस, सब चीजें किसके हाथ में होगी, सरकार के हाथ में। जहां सब चीजें सरकारी होगी वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक तरफ समाजवादी विचारधारा, एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा। तो पूंजीवादी विचारधारा, एक तरफ समाजवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा की तरफ जो लोग थे, जिसमें अमेरिका था, जर्मनी था, फ्रांस, अलग अलग जो बड़े बड़े देश थे, वे पूंजीवादी विचारधारा में थे। जो अलग देश थे, एक रूस वाला गुट बना हुआ था, यूएसएसआर वाला ग्रुप बना हुआ था, उसमें कौन से देश थे, उसमें वे देश थे जिसके अंदर जिसकी विचारधारा हमेशा समाजवादी रही थी, जिनके यहाँ देश के संसाधनों पर नियंत्रण, रिसोर्स पर जो कब्जा हो रखा था गवर्नमेंट का था। ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया दो विचारधाराओं में बढ़ चुकी थी जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया की दो विचारधाराओं पर काम कर रही थी। 1991 तक पूरी दुनिया दो ही विचारधाराओं पर काम कर रही थी। दिक्कत यह थी, भारत फंस गया बीच में आकर। पंडित नेहरू के सामने समस्या खड़ी होगी कि मैं कौन सी विचारधारा की तरफ जाऊं। अगर मैं अमेरिका की तरफ जाऊंगा तो रूस वाले नाराज हो जाएंगे, रूस की तरफ जाऊंगा तो अमेरिका वाले नाराज हो जाएंगे। अब इसलिए पंडित नेहरू को कहा जा दूरदर्शी व्यक्ति, इसलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की रणनीति बनाई थी। उन्होंने गुट निरपेक्षता आंदोलन चलाया था। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि जो लोग ना गुट बनाकर रखना चाहते हैं, अपनी बात को गुप्त रखना चाहते हैं, वे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर काम कर सकते हैं। हमारी डिप्लोमेसी ना इसकी तरफ जाने की, ना इसकी तरफ जाने की। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाकर जो NAM की पॉलिसी अपनाई, और उसी पे ही आज तक हम चलते आए। कितनी बड़ी बात को मैंने कितने सरल शब्दों में बताने का प्रयास करा। इसलिए पंडित नेहरू का योगदान जिंदगी में कभी भी किसी को भुलाया नहीं जा सकता। जब हम एक बीच राह पाकर खड़े होंगे थे विचारधाराओं को लेकर कि हम क्या अमेरिका की झुकाव, हमारा विचारधारा को लेकर, हमारी पूरे भारत की विचारधारा, मतलब भारत सरकार की विचारधारा, क्या पूंजीवाद की तरफ, क्या हमारे देश के संसाधनों पर धन्ना सेठों का नियंत्रण होगा, क्या हमारे देश के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा। वर्ष 1972 तक यही बात चलती रही, 73, 74, 75, 76 तक, 1976 तक। 1976 में इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी ने पता क्या कहा, बहुत होली नाम की पॉलिसी, बीच का रास्ता बहुत अपना लिया। सही बात। अब हम बताएंगे देश के संसाधनों पर जो नियंत्रण है ना, वो सरकार का। और जब सरकार का, सारी चीजें सरकारी 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 सरकारी, देख क्या उस टाइम पर हाथ पकड़ कहते, हाथ पकड़ कर सरकारी नौकरी पर रख लेते। सही बात है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा था, इंदिरा गांधी ने संशोधन करा था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा था। और पता क्या कहा था,
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया 3 नए शब्द जोड़े थे। 3 नए शब्द मतलब एक शब्द ये भी था समाजवादी, सोशलिस्ट जिसे कहते हैं, सॉरी सोशलिज्म जिसे कहते हैं, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी उन्होंने शब्द जोड़ दिया। सही बात, समाजवादी जोड़ दिया। इसका मतलब जब भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर ही समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया तो हम क्या कहना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को? हम ये कहना चाह रहे हैं हमारा झुकाव पूंजीवाद की तरफ है नहीं, नहीं है हमारा झुकाव पूंजीवाद की तरफ, हमारा झुकाव समाजवाद की तरफ। हम समाजवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग पब्लिकली हमने टीवी के सामने आकर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हमने कभी नहीं कहा हम समाजवादी, नहीं तो हमारे साथ अमेरिका नाराज हो जाता कि तुमने हमारी विचारधारा को क्यों नहीं अपनाया। सही बात है, लेकिन हम रास्ता अपनाया और संविधान के अंदर 42वां संविधान संशोधन कर 42वां संविधान संशोधन करा। अब तक इससे पहले 41 हो चुके थे, 42वें नंबर पर संविधान संशोधन कर इंदिरा गांधी की सरकार ने समाजवादी शब्द जोड़कर, वैसे तो 3 शब्द जोड़े थे, 3 में से एक शब्द था समाजवादी शब्द जोड़कर, समाजवादी शब्द जोड़कर ये पूरी दुनिया को बता दिया देखो अब हमारा झुक कहीं ना कहीं जो गुप्त रूप से, मतलब गुप्त रूप से कहीं ना कहीं हम हमारा झुकाव यूएसएसआर की तरफ, रशिया की तरफ, रूस की तरफ हमारा झुकाव। बात समझ में आई क्या कहने की कोशिश कर रही? जितनी बात मैंने बताई मुझे यही बात दोबारा लौट कर जा रही है। समझ में आई बात क्या? ठीक है, जब मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि यहीं तो पेपर में सवाल पूछे, भर भर के पूछे। तो इस टाइम पता यहाँ लड़ाई किसकी चल रही? शीत युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही विचारधाराओं की। अगर 2 व्यक्ति तुम्हारे साथ रहते, तुम 2 दोस्त हो, अगर तुम्हारे बीच में दोस्ती हो जाती है तो सच्ची सच्ची लिख कर खड़ो कॉपी पर, तुम्हारी दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, तुम्हारी विचारधाराएं मिलती है। सही बात है। अगर मेरा किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है ना, कारण एक ही है, सच्ची सच्ची बता रहा हूं, मेरी और उसकी आइडियोलॉजी कभी नहीं मिलती। विचारधारा अलग हो सकती है, सर नो। तो विचारधारा के आधार पर व्यक्ति आज अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझ में बैठते हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी से नहीं बात करते, बीजेपी वाले कांग्रेस से नहीं बात करते। एक अलग प्रकार की राजनीति डेवलप हुई हमारे देश के अंदर जो कभी नहीं देखी गई थी। अगर तुम राजनीति देखनी ना तो 1990 से पहले की राजनीति देखना। अगर लोग एक दूसरे की आलोचना भी करते थे ना तो उसके बाद बैठकर दोनों खाना खाए जाते थे, खाना खाते थे दोनों ढाबे में बैठकर। ऐसी राजनीति थी हमारे देश के अंदर। अब यहाँ तुम्हारे जितने भी उदाहरण देख रहे हैं ना, एक दूसरे पर लोग कटाक्ष करने पर लगे हुए, एक दूसरे को अंक देखा नहीं भागते बिल्कुल भी। ये नकारात्मक निगेटिव पॉलिटिक्स का एक नया उदाहरण तुम्हारे सामने जनरेट हो रहा है। मैं तो ये आज के समय में देख रहा हूँ, पीछे पढ़ता रहता हूँ। इंदिरा गांधी के समय की पॉलिटिक्स देखोगे, पंडित नेहरू के समय की पॉलिटिक्स देखोगे तो वहाँ सकारात्मक राजनीति के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट व्यक्ति के अंदर आमूल चूल के परिवर्तन करते हैं। कौन से परिवर्तन? ठीक, चले ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एक काम स्टार्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम ना यार संविधान तुम बदलाव कर सको। अच्छा, इंदिरा गांधी का बदलाव कर सको, अच्छा स्वागत है फिर आपका, बदलाव कर सको तो आ जाओ फिर। 3 नए शब्द तुरंत जोड़े, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, यूनिटरी, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, कर भाई जोड़ो, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। एक एक शब्द को तोड़कर समझना इसका मतलब क्या है और आज अच्छी तरह कंगाल डालना है ना, ठीक है नहीं? कितने शब्द जोड़े थे ये कई बार पूछा गया। बताओ 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, ठीक है नहीं, उसमें जो 3 शब्द जोड़े गए थे उन तीनों शब्द का नाम क्या था? एक तो समाजवादी जोड़ा, समाजवादी जोड़ का हमने ये चेता दिया पूरी दुनिया को, आंतरिक चेता दिया कहीं ना कहीं हमारा झुकाव आंतरिक यूएसएसआर की तरफ। यूएसएसआर का विघटन हुआ था कब? 1991 में। बिखर चुका था वो ग्रुप, पूरी तरह बिखर चुका था और फिर ग्लोबलाइजेशन आ चुका था पूरा का पूरा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमारे पास आया था वैश्वीकरण। पूरी दुनिया ना 1991 से पहले हम ऐसी नीति फॉलो कर रहे थे, हमारे देश में कोई भी भारतीय कंपनी आकर, कोई बाहर का व्यक्ति आकर कंपनी नहीं लगा सकता था। इसलिए हमारी हालत 1991 में इतनी खराब हो चुकी, हमारे पास जो बचा हुआ फॉरेक्स था वो केवल 13 दिन के लिए पर्याप्त था और हम ना गर्त में गहरे गड्ढे में डूबते चले जाते। भला उस अर्थशास्त्री का क्या नाम था उसका? मनमोहन सिंह। 1991 की उसकी पॉलिसी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश को ऐसे खंडक में से, ऐसी गरीबी में से बाहर निकाल कर लेकर आना और ऐसी पॉलिसी आज तैयार करना। अगर आज तुम देख रहे हैं ना, लोग कहते हैं मोदी के समय में डेवलपमेंट हुआ, अरे जो उन्होंने सुधार पहले करे 30 साल पहले, उनका बदलाव आज दिखाई दे रहा है। समझ गए? मैं आज जो तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर कहानी गढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, आज से 4 साल बाद उठा के लिख लेना, लोग ढूंढ ढूंढ कर वीडियो पढ़ रहे होंगे कि इस तरह का एक व्यक्ति था, कोई ऐसे भी पढ़ा रहा था, कहाँ गया वो व्यक्ति, ढूंढो उसको। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। तुम आज की फूल 5 साल बाद बिखरते दिखाई देंगे। तुम पढ़ाने का नहीं, कोई किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है, बैठ कर इतना पेशेंस ही नहीं है। 5 साल बाद दुनिया इतनी बदल चुकी होगी, लोग ऑफलाइन क्लास तो गायब हो चुके होंगे सब।
सब फोन में बैठ के पढ़ रहे होंगे, और वो जो एक अलग प्रकार का मोटिवेशन डेवलप हो ना, टीचर के सामने खड़े होकर बैठ कर चित कर पिट कर, वो कभी डेवलप नहीं होना उनके अंदर, कभी भी। बहुत आलसी और निकम्मे हो जाएंगे। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से जो बहुत आलसी और निकम्मापन है उनके अंदर। ये ऑनलाइन एजुकेशन का डिसएडवांटेज देखता हूँ, उनके कुछ याद ही नहीं है, याद ही नहीं है उनके कुछ भी। मैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे तो सुनूं, उनके कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि फोन से पढ़ाई कर रहे, कुछ भी याद नहीं है। मैंने कहा याद करना हो क्या, इन बच्चों तो पूछो जो पुराने वाले, ये बताएंगे याद करना क्या हो। क्यों सुनते हैं हम? मेमोरी बढ़ती है हमारी, इस तरह कॉपी को बंद करके कॉपी में सुनने से मेमोरी बढ़ती है हमारी, इसीलिए सुना जाता है कॉपी बंद करेगा। सही बात है। चलो भाई सुनाओ, सब बच्चों खड़े कर देते लाइन में, चलो भाई सुनाओ। और आज कौन सुनना है? कोई भी नहीं। बर्डन इस पे इतना डाल रखा है, एक चैप्टर याद करेगा दूसरा भूल जाएगा पीछे का, सारे दिन फोन के सामने बैठा रहेगा, कुछ याद ही नहीं आ सके। तो नुकसान बहुत है। इसलिए बच्चे फैल क्यों हो रहे? कारण क्या है? इतना सारा सोर्स इकट्ठा कर लिया, जो चीज है उसके पास वो पढ़े नहीं जा रही उसको। 3 सब जोड़ेगा, याद रहेंगे। समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। समाजवादी को इंग्लिश में सोशलिज्म, पंथनिरपेक्षता को सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, अखंडता को यूनिटरी। इसके अंदर आने वाली एक एक चीज को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अभी सुनी जाने वाली सर, क्योंकि इसके बाद काम नहीं चलने का, इंटरव्यू भी सुनी जा। और ये बात तुम लिख कर रख लो, जो बच्चा यहाँ क्लास में बैठा हुआ, एक टाइम पर जरूर इंटरव्यू में जाएगा। हर वो बच्चा जो मेरी क्लास अटेंड कर लगा ना यहाँ से, वो एक दिन जरूर इंटरव्यू में जाएगा, चाहे जाए कोई से, चाहे पीसीएस के में जाओ, चाहे आईएएस के में जाओ, जाएगा जरूर एक दिन। उसके अंदर का विचार कभी नहीं बनने का, और जब तक वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाता ना, तब तक वो प्रयास करता रहेगा। समझ में आएगी बात? या तो तब भी तुमसे वहाँ सुना जा सके, बताओ बेटे प्रस्तावना, तो आज की प्रस्तावना वहाँ तुम्हें उड़ती हुई दिखाई देगी। वाह, क्या क्या मोटिवेशन है इस व्यक्ति का, इस लड़के का, लड़की का। ठीक है। उद्देश्य का, भारत का संविधान की उद्देश्य का क्या है? करते हैं तोड़ तोड़ के याद करते हैं। चलो आज से तोड़ तोड़ के याद करवाते हैं। ठीक है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में देखे लगा अपनी प्रस्तावना को। ठीक, लेकिन सारे वर्ड इंग्लिश में समझा दूंगा, क्या मतलब है उसका, ध्यान तो सुनना चाहिए तरीके से। वी द पीपल, सुन लो। हम भारत के लोग, लिखा भारत के लोग, इतना याद होगा, याद करना मेरे साथ। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा। मैं चाहता हूं याद हो जाए, रट जाए जनगण मन की तरह। जी भले तुम्हें जनगण मन का अर्थ नहीं पता आज तक, लेकिन याद आज तक रटा पड़ा हो। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मनिर्मित करते हैं। ठीक है। आ जाओ पूरी इसका टोटल, जब तक यह याद नहीं होने की, तो तुम्हें मुझे कहाँ तक सुनानी है, बताता हूँ कहाँ तक सुनानी है। तो मुझे यहाँ तक सुनानी है, यहाँ तक तो याद कर लोगे। जब तक यहाँ तक याद नहीं जाती तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने का, साफ बात है। कुछ नहीं समझाने का जब तक यहाँ तक याद नहीं करने का। अब याद करो, चलो सुनाओ। एक इंडिविजुअली सुनूंगा ना मैं। ले भारत के लोग, अब सुनो। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आर्थिक गणराज्य बनाने के लिए तथा
समाज के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता हाँ। कराने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब बता, इसके बाद याद कर यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर। सुना तू यहाँ से ले, पूरा सुना यहाँ तक। राजनीतिक न्याय विश्वास अभिव्यक्ति और धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करना। बस चले सुना सुना ए सुना। अच्छा अभी आ रहा है, हाँ भारत के लोग भारत को संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसमें निहित समस्त व्यक्तियों तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठा अवसर नहीं विचार व्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए बता। तेरी खाल तारों रुक जा करेगा और धर्म विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब नीचे लेके यहाँ तक याद याद गिरे, यहाँ तक लेके यहाँ तक टोटल था। सुनाओ तुम पहले तो करे सुना जल्दी सुना, पूरी प्रस्तावना सुनना नहीं मुझे यार। सुना जल्दी सुना जल्दी सुना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अभिव्यक्ति नहीं विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास तथा विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हाँ प्रतिष्ठा हाँ, और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए हाँ उन सब में हाँ व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली संप्रभुता बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को एडिक्ट द्वारा इस संविधान को अब तक तेरे को 50 को एक एक देखी जल्द कर चल वो ड्रामा ले तेरा सुना छोटा रहा वहां तो बहुत सुनो जल्दी सुनो हम भारत के लोग फास्ट सुनो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण चलिए एक बार जल्दी सुनो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए यह संविधान की प्रस्तावना याद करके बता देगी तुम्हारी मेमोरी कितनी है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा क्या IQ तुम्हारा आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और
बता। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण और संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विश्वास धर्म में विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आगे चल दिया दोबारा फिर आ लिया मैं घूम फिर के दोबारा फिर सुन। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प और अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। चल बता। जल्दी हाँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन लोगों में वो व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को स्तंभ द्वारा एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित आत्मा में आत्मसर्पित कर। शाबाश, वेरी गुड, मेमोरी बढ़िया आती है। चल तू रहना, तू बता, थकी हुई तेरे याद में तो सुनना चाह रहा है। चल सुना। समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। अब तो सुना फास्ट जल्दी जल्दी सुना, नीचे सुना फटाफट। मुंह नहीं रह जाएगा वो, जल्दी सुना के कैसे बैठ गए। सुना जल्दी सुना। संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समानता प्राप्त करने के लिए सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, ठीक है। कौन नहीं सगुन, अब तेरे नंबर भी सुनो, 30 मिनट रहेगी ना। चलो अब मैंने ये क्यों याद करवाई यार, अगर तुम प्रस्तावना याद कर लोगे तो उसका मतलब संविधान पढ़ने वाले बच्चों की कैटेगरी तो तुम काफी आगे निकल जाओगे। 3-4% कैटेगरी बना दोगे तुम। 90% बच्चों को तो तुम तभी हरा दोगे तुम्हें प्रस्तावना याद कर लोगे। कोई तुमसे पूछ लो प्रस्तावना याद है, चल तू सुना प्रस्तावना का, बात खत्म। कितना प्रस्तावना पढ़ने वाले तुम? हेलो हाँ ठीक है चले, ये था। तो
तो इसलिए प्रस्तावना जब सब्जेक्ट को पढ़ो तो डिटेल से पढ़ो, तमीज से याद होना चाहिए बच्चे के। समझ बात है, तो नोट्स बनाया बहुत तमीज से। देखो यहाँ ये टेस्ट अपडेट करके देखो, देख ध्यान से। अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान। अगर कोई संविधान पहले प्रस्तावना शुरू हो ना तो अमेरिका का संविधान हो, ठीक है। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात, जब तुम प्रस्तावना पढ़ोगे तो यहाँ तुम 3 प्रकार के न्याय पढ़ोगे। एक तो यहाँ सामाजिक न्याय, आर्थिक, एक एक शब्द का मतलब बताऊंगा, घबराओ मत, उसका तमीज से बात भी करूंगा पूरी। तो इस पर एक ही क्लास होगी पूरी पूरी प्रस्तावना क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पूरा। तो यहाँ ये जो रूसी क्रांति से प्रभावित है, हमने अगर इस प्रस्तावना में सब जोड़ रखे ना, समाजवादी, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तो तुमसे पीटी में सवाल पूछ सके कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो तुम्हारा आंसर होगा रूसी क्रांति से। अब रूसी क्रांति क्या थी वो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी भाई, 11th उसमें बुक में जाकर, सही 8th 9th क्लास की बुक में जाकर उसमें जाकर, तो रूसी क्रांति में बाद में बता दूंगा तुम रूसी क्रांति से। ये जो तुमको दिखाई दे रहे हैं ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कौन सी क्रांति से संबंधित है, ये फ्रांसीसी क्रांति थी। ये जो 3 स्वतंत्र ये दिखाई दे, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, हमने क्यों जोड़े हैं, हमने एक क्रांति हुई थी फ्रांस के अंदर 1789 में, उससे संबंधित है। रूसी क्रांति से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आगे हम बात भी करेंगे इस चीज पर, डिबेट भी करेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलो भाई, चल चलिए यार, क्या कर रहा। अब वो इंपॉर्टेंट बात, जब तुम संविधान की प्रस्तावना देख रहे थे, देखने का मतलब ये नहीं है प्रस्तावना तुम अच्छा अच्छी हो, तुम पढ़ना फील करना सर, तो उस तक क्या बात निकल कर आती है, ये यही से लाइन पेपर में सवाल बननी की पूरी पूरी क्या चीज समझ में आती है। प्रस्तावना बहुत बड़ी चीज है, समझ बात है, क्या क्या चीजें सामने आती है, सारे पर्सन यहीं बन जाएंगे, सिविल सर्विस के सारे पर्सन यहीं हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। प्रस्तावना को देखने निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। नंबर फर्स्ट, क्या लिखा हुआ उसमें, हम भारत के लोग, कितनी बड़ी बात लिखी हुई स्टार्टिंग में। जब तुम संविधान की प्रस्तावना पढ़ी तो उसमें शुरू में पता क्या लिखा हुआ, हम भारत के लोग। तो इसका मतलब भारत, सबसे पहली खास बात पता क्या है, संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत, हमारे संविधान का पता स्रोत क्या है। हमारे संविधान के अंदर एक चीज जनता तक ली गई, जनता की बातें सारी लिखी हुई, जनता ही सर्वोच्च, जनता ही मही बाप है, जनता ही भगवान है यार, जनता तो सत्ता तो बढ़कर कुछ नहीं है। वी द पीपल लिखा हुआ नहीं, हम भारत के लोग, तो इसका मतलब क्या हो, जनता तो बढ़कर कोई नहीं है हमारे यहाँ से, पब्लिक से बढ़कर कोई नहीं है, सारा काम पब्लिक के लिए हो रहा है, ये सबसे बड़ी खास बात है। तो सबसे बड़ी खास बात है, प्रस्तावना को देखने पर ये बातें स्पष्ट होती है, संविधान का स्रोत क्या, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक क्या है, पीपल्स, जनता। अब सरकार की प्रकृति भी हमें समझ में आती है, सरकार की प्रकृति कैसी है हमारी, क्या हमारी सरकार समाजवादी या हमारी सरकार पूंजीवादी है, हमारी सरकार कौन से प्रकार की सरकार है, हमारी सरकार, हमारी सरकार का स्वरूप कैसा, समाजवादी सरकार है हमारी या पूंजीवादी सरकार। प्रस्तावना को देखने पता लगा मुझे, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, संविधान लागू होने की डेट क्या है, ठीक है, कौन सी डेट को लिखा नहीं थी इसमें डेट, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत रूप से, अंगीकृत का मतलब आंशिक रूप से लागू करते हैं, पूरी तरह संविधान लागू नहीं हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे उस दिन, 16 आर्टिकल, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग लिखा हुआ, एक एक शब्द का विश्लेषण होगा जितनी भी प्रस्तावना में लिखी हुई थी, क्योंकि वहां से सवाल बनते हैं, हम भारत के लोग लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, जैसी शब्दावली उल्लेखित है, हाँ उल्लेखित है, इससे 2 बातें निकलती है, सबसे शुरू में लिखा हुआ हम भारत के लोग, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि संविधान का स्रोत है जनता, क्योंकि हम भारत के लोग, शुरू में लिखा हम भारत के लोग, हम यार तुम, हम सब भारत के लोग, तो हमसे बढ़कर कुछ नहीं है, हम भारत के लोग, तो संविधान का स्रोत है जनता, ठीक है। सोर्स इसका, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, एक एक बात जनता के लिए लिखी हुई, और कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीमेसी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीमेसी लॉ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस टॉपिक्स। मैंने कहा था नहीं तुम, इससे बड़ा कोई कानून नहीं होता, सबसे बड़ा लॉ इसके अंदर, सब सारे कानून इसके सामने फीक के, संविधान के सामने सारे कानून इसको बेस रखकर तब बनाया जा, एक भी कानून अगर बनाया वर्तमान समय की सरकार ने या विगत वर्ष के तत्कालिक सरकार जो रही किसी की समय की सरकार की, आज तक 75 साल से ज्यादा हमारे देश आजाद हो चुके, आज तक जो भी कानून बनाया, अगर वो कानून अगर संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के आधार पर अगर उसकी व्याख्या करने हमने लगे, अगर वो संविधान तक मैच नहीं खाता, उसे इस हद तक निरस्त कर दिया जाएगा। इसे हम आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत, सही बात है। तो बहुत सारे कानून अगर ऐसे हैं हमने बनाए, अगर लग रहा है ना तुम वो संविधान से सम्मत नहीं है, संविधान से मैच नहीं खाता, उसे उस हद तक रद्द कर दिया जाएगा, उठाओ इसे, तुम समझ बात है। जो मैंने लाइन बोली है सेम पेपर पूछी, पिछले साल पेपर पूछी, सेम लाइन बताऊंगा तुम आगे क्या, सिविल सर्विस में, तो सारा सिविल सर्विस को क्या खेल, कोई चीज क्यों समझ में आती, शब्द नहीं समझ में आते, जिस दिन तुम्हें शब्दों की समझ हो जाएगी ना, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, ठीक है, तो उस दिन सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, समझ आई बात है। हमारे संविधान को वकीलों का स्वर क्यों बोल रहे, इसके शब्द वकील को समझ में आऊंगा, आम जनता को नहीं समझ में आते, मैं क्या कर रहा हूँ, आम आसान भाषा में पढ़कर समझा रहा हूँ तुम्हें, इसलिए तो बोला मैं संविधान को वकीलों का स्वर क्यों बोलो, वकील पढ़े, और क्या पता लगा, भारत में जनता ही सर्वोच्च, कोई सर्वोच्च नहीं है, सही बात क्या। कल कुछ न्यायपालिका ने फैसला सुनाया, देखो ये करना तुम, जनता सारी सड़कों पर उतर जाए, न्यायपालिका फैसला धरा का धरा रह जाएगा, जनता तो बड़ा कोई नहीं है, तो जिसके पास जनता उसका काम बनता, नहीं तो भाड़ में जाओ,
संता बनता। ठीक, प्रस्तावना को देखने पर सरकार का स्वरूप स्पष्ट होता है। यस, सरकार का स्वरूप क्या है। अब तुम संविधान जब पढ़ रहे थे तो तुम वहां प्रस्तावना पढ़ रहे थे, तो प्रस्तावना में प्रिम्बल पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक शब्द था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसे बोलते हैं सोवरेंटी। हमने यार प्रभु संपन्न देश है, और यह बात तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी बाहर का देश, हम क्या कर रहे हैं यार, 1947 से पहले ना, जब 15 अगस्त 1947 से पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं आते। अगर हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री बैठा हुआ ना, तो उसे फैसले लेने पड़ते थे। मैं इंग्लैंड तक, यूनाइटेड किंगडम में तो फैसले आते थे हमारे, वहां तो ऑर्डर आते थे, वो हमें सुनकर यहाँ पास करने होते थे। यार अब हम 1950 का जब हमारा संविधान लागू हुआ, हम प्रभुत्व संपन्न देश है, प्रस्तावना में लिखा हुआ किसी भी व्यक्ति को, कोई भी बाहर का कोई भी देश है, चाहे तुम अमेरिका हो, चाहे तुम ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस है, इंग्लैंड हो, हमारे कार्यों में हस्तक्षेप करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। सही बात यार। रही बात ट्रेड की, तुम हमारे यहाँ से खरीदे, हम तुम्हारे यहाँ से बाढ़ में जाए, तुम्हारा डॉलर भी हमने चाहिए, तुम्हारा डॉलर हम हल चला लेंगे अपने खेत में, हमने नहीं चलाई मेट्रो ट्रेन, बाढ़ में जाए तुम्हारी ये ट्रेन सब। समझ में एक बात यार, हम क्या है, संप्रभु देश, हम संप्रभु। कौन सा प्रभु? संप्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब हमारे देश के अंदर हमारा सरकार अपने फैसले खुद लेने में सक्षम हो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अपने आप में अपने घर में संप्रभु हो? अपने फैसले खुद ले तू ले लेगी अपने फैसले? उम्र होगी तेरी है, हाथ में एक अदर रुपया कमान लगी तेरी फैसले है तो गर्दन निकल रही। सही बात है। ठीक, अगर कोई भी तुम्हारे घर में लड़ाई बज रही आपस में, बाहर का व्यक्ति आकर हस्तक्षेप करने लगा, ये सही है वो गलत है, अच्छा लगा बुरा? 1 साल और बढ़ गया तेरा टाइम, क्योंकि उसमें एक वो ना इंटरव्यू का पेपर भी हो ना। समझ आई बात है। संयम रखना बहुत बड़ा गुण हो। देखो मेरी बात सुनो, जिंदगी में किसी व्यक्ति की अच्छाई तब नहीं पता लगती, पता कब? जो सामने प्रदर्शित कर रहा होगा तुम्हारे सामने। व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी अगर तुम अपना व्यवहार ऐसे ही रखोगे, सच में तुम प्योर हो, शुद्ध हो। नहीं तो तुम आइडियलिज्म को फॉलो करते हो। सही बात। और व्यक्ति वही हो जो रियलिज्म को फॉलो करता होगा। वास्तविकता होनी चाहिए, जैसे है ऐसा दिखो। समझे? भारत आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है। निर्णय बाहर के मामले हो, एक्सटर्नल मामले हो, हमारे अंदर के मामले हो, हम कोई चीज, हम राज्य क्या कर रहे हैं तुम अंदर तुम बताओ यार। चाइना वालों सुनो, बदतमीजी मत करो यार। यूएस वालों, अमेरिका वालों, तुम क्या लेना कश्मीर हमारा? क्या करना है तुम? क्यों यार तुम फैसला करवाने? तुम साइंस होगा ये बड़े यहाँ के, हम संप्रभु देश। समझे नहीं? आंतरिक मामलों में भी बाह्य मामलों में भी कुछ भी मामला हमारे देश के अंदर हो रहा है, हमारी खुद की बाउंड्री का मामला। समझ बात है। लोग पता क्या करते हैं, मानव अधिकारों का बहाना लेकर भारत के दिन बाउंड्री के अंदर घुसते कि भारत ना मानव अधिकारों का उल्लंघन करता, ह्यूमन राइट्स का वो यहाँ वोलेशन होता, उल्लंघन होता इनका। सही बात यार। भारत के एंटी बाउंड्री में एंट्री करते हैं, इससे क्या होता है, भारत की संप्रभुता को खतरा हो जाता है। समझे? भारत की संप्रभुता खतरे में जाती है। इसे कुछ मैं हूँ इस टाइम अपने फैसले लेने में सक्षम हूँ, मैं इस टाइम पूरा संप्रभु हूँ। सही बात है। कल को मेरी शादी हुई, मेरा ब्याह हो गया, सीधी की सारी संप्रभुता लग गया। इसलिए मैं शादी नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मेरी संप्रभुता को खतरा आ जाएगा। भारत की विदेश नीति पूर्णतः स्वतंत्र है। विदेश नीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, फ्रीडम, आजादी हो यार, अपने फैसले लेने में खुद ले सकते हैं फैसले में। समाजवादी शब्द का मतलब बताया था मैंने तुम्हें। देश के संसाधन हो ना, जो संसाधन रिसोर्स हो, उन पर जो गवर्नमेंट हो ना, गवर्नमेंट का नियंत्रण, उनका कंट्रोल होगा। रिसोर्स क्या है हमारे? सड़क यार किसकी? सरकार की, प्राइवेट थोड़ा ही है यार। रेलवे किसका? सरकार का। सही बात यार। जो एयरपोर्ट वो सरकार का, सारी चीजें सरकारी 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 सरकारी। लेकिन दिक्कत पता क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ, हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो समाजवादी शब्द 1976 में लिखा था, क्या तुम्हें नहीं लग रहा अब सारी चीजें प्राइवेट होती जा रही? क्या तुम्हें नहीं लग रहा जब समाजवाद को खतरा होता चला जा रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता समाजवाद सिर्फ एक परछाई बनकर आएगा संविधान के अंदर? ये आने वाले 2 साल बाद या 1 साल बाद यूपीएससी जरूर सवाल पूछेगा, लिख कर रख लो, चेक करेगा। सवाल पूछेगा कि भारत के संविधान के अंदर समाजवाद की छाप सिर्फ एक परछाई के रूप में बनकर रहेगी, आपका इस बारे में क्या कहना? सच में, क्योंकि सारी चीजें प्राइवेट होती चली जा रही है। और जब सारी चीजें प्राइवेट हो जाएगी, हर चीजें अंबानी अडानी का हर जगह राज होगा, सब चीजें प्राइवेट हो जाएगी, तो कहीं का समाजवाद? क्या चीज सरकारी रहेगी? कितनी सरकारी सारी सरकारी नौकरी समाप्त हो रही, सब चीज प्राइवेट होती चली जा रही। सही बात। तो कहीं ना कहीं हम पता क्या कर रहे हैं, हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे, समाजवादी रास्तों पर चलते हुए हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे। यही हमारी पॉलिसी थी। हम समाजवाद का एक
कवर ओढ़ने के बाद हम कहीं ना कहीं पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे, और ये अच्छी बात भी है किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए। समझ बात है, अगर इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव में देखोगे तो अच्छी भी बात है, लेकिन इसकी गलत बात भी है। पूंजीवादी विचारधारा के अंदर जो गरीबी, अमीर आदमी अमीर होता, गरीब आदमी गरीब होता। सही बात है, इसी बात का विरोध करा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े वो हुए, विचारक हुए, दार्शनिक हुए, फिलोसफर हुए, थिंकर हुए। उन्होंने एक विचारधारा दी थी। उन्होंने कहा था, पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो हो ना, ये पूंजीपति जितने बड़े बड़े लोग, इधर सिटी सरकार इनके साथ मिली हुई हो, और ये अमीर पर अमीर होते चले जाएंगे, और गरीब कभी भी हमेशा फिर गरीब ही रह जाएगा। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सही नहीं है किसी भी देश के अंदर। सही बात है, तो इसका नुकसान भी है। अलग अलग मत खड़े हो गए सामने आएगा। देखो, अब जब तुम आइडियोलॉजी पे बात करनी स्टार्ट कर दे, सारी चीजें काल्पनिक है, या तो 2 साल बाद होगी या पीछे हो चुकी होगी। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी टीचिंग इस स्तर पर आ चुकी, और तुम्हारी पढ़ने की सोच समझ इस स्तर पर आ चुकी, तुम विचारधाराओं को समझना स्टार्ट कर दिए। जब बच्चा क्लास में बैठकर उसकी लड़ाई विचारधाराओं की होनी स्टार्ट हो जाए ना, उसके माइंड ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका आंतरिक रूप से डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो फैक्चुअल धड़ 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 धड़, कोई कौन पढ़ता विचार? कितनी गिनी चुनी मिला के 4-5 विचारधारा पढ़ते होंगे तुम। कुछ यहाँ पॉलिटिकल से संबंधित आएगी, अब पढ़ो कभी जीवन काल में दर्शन शास्त्र, फिर बताऊंगा तुम्हें क्या हो मजा। पढ़ाई में मजा अलग है, अलग स्तर की पढ़ाई है। कभी हमारे देश की राष्ट्रपति ना द्रौपदी मुर्मू, कभी इनका इंटरव्यू सुनना। समझ की बात है, वो कहती पढ़ाई में क्या आनंद है। आज भी पढ़ती हो बंदी, आज भी राष्ट्रपति बन चुकी, आज तक भी पढ़ाई नहीं करी। समझ गए? और तुम, मैं तो बोर हो गई आज, तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रही आज ट्यूशन। तू जाना। पढ़ाई कर ली उन्होंने, बस होगी पढ़ाई, बस दूसरे घर में क्या तो बर्तन पोछा साफ करने खातर रह जाओ। हमारे देश की लड़कियां, खासकर गांव की लड़कियां, इनका जन्म इन्हें तो दिमाग में सेट कर देगा, क्या तो तुम दूसरे घरों पोछा मारने के लिए बनी हुई, सही बात है, या दूसरों की एक अच्छी बीवी बनने के लिए बनी हुई तुम। सही बात है, मेकअप करो, उनका ये संभालो, उनका ये संभालो, उनका ये करो, उनका मत फंसो झंझट में। इस बाउंड्री को क्रॉस करके एक बहुत बड़ी दुनिया, तुम भी एक आजाद पंछी की तरह उड़ सकती हो जब तुम्हारे हाथ में रोकड़ा होगा, जब अधिकारी बन जाओगी। सही बात है, तुम्हारे पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता। देश दुनिया घूमो, पता करो दुनिया में है क्या, बहुत चीजें दुनिया में। इसे लव सब के झंझट से बाहर निकल कर बहुत बड़ा कैनवास खींच सकते हो तुम, दुनिया में बहुत काम कर सकते हो तुम यार। प्रेरित होना चाहिए मदर टेरेसा जैसी महिलाओं तक, जिन्होंने अपने बहुत योगदान दिया देश के अंदर, क्या क्या करके चले गए। आज लोग तो लोग इन्हें याद करते हैं, दुनिया बनी है। समझ में आया बात? यार ये भी दुनिया एक प्रकार की यूं नहीं है कि बाबू मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती क्योंकि मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे पास तो पैसे है नहीं। वही बात है, जब महीने का 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दोगे ना, सारे लोग इज्जत करेंगे, आसपास पड़ोस के भी। सही बात, दूर से सलाम ठोकेंगे, वाओ हाँ पढ़े लिख के ले लो जॉब। हाथ में जैसे फाइनेंशियल स्थिति तुम्हारी सही हुई तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक काम कर रहा है। मैं इतना बोलता हूँ क्यों? पैसा मेरे पास, तो मैं बोल लूंगा भाई, पैसा बोलता है नहीं। एक तो कारण ही हो सके, एक कारण हो सके, मत कारण। सारा खेलो, सारा रोला किसका? पढ़ाई का। पढ़ाई में तो उसको कोई देखता नहीं होगा। 1991 भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बाद यह अप्रासंगिक बनता जा रहा है। मैंने लिखा है यहाँ अभी, मैंने कहा समाजवादी शब्द है ना, इसकी मां मरेगी। सही बात है, समाजवादी शब्द की मां मरेगी यार। अल्टीमेट गोल समझना ही तो, अल्टीमेट गोल समझ में आ चुका था। अब तो मैं एक बड़ा बताऊंगा, तुम 10 बताओगे। ये तो हो पढ़ना। अब पंथनिरपेक्ष क्या हो, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी चीज, ये तो अभी सोशलिस्ट होगा, सोशलिस्ट, ये तो हमारे पास सोशलिस्ट होगा। कुछ लोग हमारे पास ये सेकुलरिज्म, इस चीज को लेकर हमारे देश के अंदर बहुत डिबेट रहती है। सेकुलरिज्म को लेकर जगह जगह लोग, जो हिंदुवादी लोग इस बात का बहुत विरोध करते हैं, जो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, जो हमारे कहते हैं हमारा देश ना एक हिंदुइज्म होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं सर, क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर तुम सिविल सर्विस में जाना ना, सुन लो, अगर तुम्हें सिविल सर्विस में जाना, इंटरव्यू देना, अगर तुमने एक भी बार कह दिया ना उसके सामने कि मेरा देश हिंदुवादी राष्ट्र होना चाहिए, चाटे इतने वैसे तो मारने का मन में बहुत मारेगा, क्योंकि तुम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे ना। तुमका बेटा नीचे निकल, अगले जन्म में ये पेपर तो इस जन्म में तुम्हारा कुछ होने का नहीं। सुन लो, सेकुलरिज्म की बात सुनो। सेकुलरिज्म क्या मतलब है? जब तुम पढ़ रहे थे
तो संविधान के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे जब 42वां संविधान संशोधन करा गया था। एक तो पंथ समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष और एक अखंड था। लेकिन पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या हो, और यहाँ हमारे जो सेकुलरिज्म है ना, हमारे यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तुम, जो हमारे पास सेकुलरिज्म, पहले यहाँ पता कि कौन सा शब्द लिखा हुआ था, धर्मनिरपेक्षता। यहाँ एक शब्द लिखा था धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब पता क्या हो यार, जो राज्य है ना, जो संविधान को चलाने वाला, जो स्टेट है यहाँ का, स्टेट को हो राज्य को, राज्य का मतलब उत्तराखंड यूपी नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान के अंदर कोई शब्द राज्य शब्द इस्तेमाल कर जाने, स्टेट वर्ड इस्तेमाल कर जा, इसका मतलब उसका मतलब वर्तमान समय की सरकार होगा, केंद्र सरकार की बात कर ली वहां से। जो राज्य होगा, अब मैंने कहा राज्य होगा यानी सरकार होगी, जब मैंने कहा ना राज्य होगा यानी स्टेट होगा। जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो स्टेट की बात कर रहा हूँ, राज्य की बात कर रहा हूँ, तो तुम समझ जाना अच्छे सरकार की बात कर रहे, जो सरकार संविधान को चला रही है। जो सरकार होगी, जो मैंने कहा स्टेट होगा, स्टेट कभी भी धर्म से हमेशा उसके पक्ष में होना चाहिए, धर्म से निरपेक्ष होना चाहिए। यूं नहीं है कि हाँ मैं गद्दी पे बैठ गया हूँ केवल एक ही धर्म को बढ़ावा दूंगा, मैं सिर्फ यार मंदिर बनवाऊंगा, नहीं बनवाऊंगा मस्जिद में, नहीं आने का फंड मेरा। इसका मतलब पता क्या, वो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा नहीं दे रहा, वो धर्म के सापेक्ष होता चला जा रहा है, धर्म से निरपेक्ष होता चला जा रहा है। ये सेकुलरिज्म का मतलब हिंदी में ना धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष ही हो। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एक प्रकार की अलग प्रकार का सेकुलरिज्म, अलग प्रकार की धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता तो अच्छा बड़ा वर्ड, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब एक तो फ्रांस के संविधान के अंदर लिखा हुआ पंथ धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म लिखा हुआ, तो वहाँ का सेकुलरिज्म अलग, हमारे यहाँ का अलग। पश्चिम देशों का सेकुलरिज्म अलग, हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म अलग। उनके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ ना, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ, बहुत बड़ी बात है। हम ना हमारे यहाँ हर प्रकार के धर्म का सम्मान करते हैं। कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट कभी भी नहीं कह सकता मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा, बना दिया सेकुलरिज्म पे पनप रहा है, कीड़े की तरह तड़प रहा है। सही बात है, ऐसे तड़प है बिना पानी की मछली तड़पती हो, इस शब्द का फिर मतलब नहीं रह जाता ना कुछ भी। कुछ लोग तो अभी इस पर भी डिबेट कर रहे हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द हटा दो इसमें से। क्या तुम चाहते हो हमारा देश एक ही धर्म पर चलना चाहिए? नहीं चाहते, कभी सपोर्ट भी मत करना बिल्कुल भी इस बात को। अगर पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों, क्या तुम चाहते हो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? मूर्ख आदमी हो तुम। अगर एक देश एक ही धर्म को बढ़ावा देकर चलेगा ना, तो अगर उसे विकसित होने में 400 साल लग रहे थे ना, 600 साल लगेंगे। समझ गए? 600 साल लगेंगे उसे। समझ गए? टेक्नोलॉजी छीन हो जाएगी उसके अंदर, टेक्नोलॉजी पर कौन ध्यान देगा? पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या हो समझ लो, हम मतलब राज्य की सरकार कभी भी धर्म के सापेक्ष बनोगी, धर्म से हमेशा निरपेक्ष होगी, न्यूट्रल होगी धर्म से, और दूसरा सभी धर्मों को बढ़ावा देने वाली होगी। लेकिन हम तो उस तभी एक डिग्री अगर निकल गए। पश्चिम के देश जितने जब मैं पश्चिम के देश कहता हूँ तो भारत को छोड़कर सारे पश्चिम के देश मान लो तुम। जितने पश्चिम के देश है ना, पश्चिम के वेस्टर्न कंट्री जितनी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलरिज्म लिखा हुआ जरूर, लेकिन ऐसा सेकुलरिज्म नहीं है जितना हमारे भारत के संविधान के अंदर। अम्बेडकर ने भी इस बात को कहा था कि हमारा सेकुलरिज्म सबसे अलग, हम हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे वहाँ हर चीज में लेकर विविधता, हर चीज में लेकर डाइवर्सिटी, हर चीज, चाहे तू भाषा को लेकर, अलग सारी भाषाएं हमारे यहाँ से मौजूद है, भाषा को लेकर, बोलियों को लेकर, जातियों को लेकर, धर्म को लेकर, किसी भी चीज को ले लो तुम, जाति धर्म भाषा, किसी भी चीज को, क्लास को ले लो, वर्ग को ले लो, उसके अंदर भी अलग प्रकार की विविधता पाई जाएगी। मुस्लिम है ना, तो मुस्लिम के अंदर भी एक प्रकार की, कई प्रकार की जातियां, उनमें भी एक प्रकार की व्यवस्था पाई जाएगी। पंथ निरपेक्षता मतलब पता क्या हो, हर उस व्यक्ति का सम्मान करना, हर उस पंथ का जो छोटे छोटे धर्म को भी पूजता, जो जंगल में बैठा 20 लोगों का ग्रुप है ना, और उन्होंने एक अपना धर्म तैयार कर दिया, हम उसका भी सम्मान करेंगे। अगर वो जो व्यक्ति टिक्का लगाकर घूम रहा है ना, उसका भी सम्मान, जो टोपी पहन कर घूम रहा है ना, उसका भी सम्मान, जो पगड़ी पहन कर घूम रहा है ना, उसका भी सम्मान। ये हो पंथ निरपेक्षता का मतलब। और हमारे यहाँ की पंथ निरपेक्षता, दुनिया की पंथ निरपेक्षता तो बहुत अलग। यही हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी, वह बहुत बड़े दार्शनिक लोग थे, उनका यही मानना था। ये हो सेकुलरिज्म का मतलब। क्या इस समाज प्रमोट कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। क्या हम इस तरह करते हैं? नहीं करते। अगर नहीं करते ना, तो देश का नुकसान हो रहा है, हमारे बहुत अच्छे लेवल पर नुकसान हो रहा है। पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द संविधान के अंदर से एक परछाई बनकर बनते हुए रह गए। अगर देखो हमारे देश का होगा क्या। तो इसलिए कुछ लोग ना इसकी आलोचना भी करते हैं, ये कहते हैं कि पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द है ना, ये बस इन्हें हटा देना चाहिए, कि वो यही लोग कहते हैं जो एक ही विचारधारा से ग्रसित है। क्या तुम नहीं चाहते किसी भी धर्मों का सम्मान होना चाहिए? सही बात क्या? ऐसा कभी भी नहीं होना, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत है, अलग अलग प्रकार की विविधता। तो जो लोग इस कहते हैं कि हमारे देश को एक हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, महामूर्ख लोग हैं सारे के सारे भी लोग, उन्हें कुछ नहीं पता, दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। कुछ भी बोलने को कुछ भी बोलते चले जाओ, इतने सारे लोगों को कैसे कहाँ बांटोगे, कैसे कर दोगे तुम? कुछ भी मूर्ख लोग हैं सारे के सारे, उन्हें कुछ नहीं पता। तुम कभी सपोर्ट भी नहीं करने के सर, अगर प्रशासन के अंदर एंट्री मांगनी तो समझना की बात है। ऐसे बाबा से भी बच करो, आजकल टीवी बहुत सारे बाबा मिलते हैं तुम्हें, उन्हें कुछ नहीं पता। कभी कॉन्स्टिट्यूशन का शिविर नहीं पढ़ा, मतलब कुछ नहीं मालूम है उन्हें।
सही बात है, नेताओं को मालूम है, नेताओं को मालूम नहीं है। समझ की बात है। जितने जितने राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर घूम रहे हैं इन तक किसी को वंदे मातरम सुन लो, अगर सुना भी दे। समझ में आई बात है। राज्य कभी भी, क्या लिखा हुआ, राज्य कभी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। तुम कभी सपोर्ट नहीं करने के, अगर सिविल सर्विस में जाना तो राज्य कभी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। राज्य किसी भी धर्म को भेदभाव नहीं करेगा। राज्य तुम आंतरिक रूप से सपोर्ट कर सकते हो जब प्रशासन में जाओगे, बाह्य रूप से तुम कभी भी नहीं बता सकते तुम कौन से धर्म को सपोर्ट करते हो। तुम कहते हो तुम सभी धर्मों का सम्मान करते हो, यस, और करना भी चाहिए। समझने की बात है। यही तो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे, ताकि इस देश के अंदर अनेकता के अंदर भी एकता बनी रहे। और हमने क्या कर दिया, देश के अंदर बड़े बड़े विशेषज्ञों को सुनो, मोदी सरकार को पता कितना आलोचना करते हैं मोदी सरकार की, वर्तमान समय सरकार की। मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े विशेषज्ञ पढ़े लिखे लोग कहते हैं 10 सालों के अंदर न इस सरकार के द्वारा हिंदुओं के बीच में और मुस्लिमों के बीच में एक बहुत गहरी खाई बांट दी गई। और जो बांट दी गई, हिंदू मुस्लिम को देखकर ठंडा नहीं है, मुस्लिम हिंदू को देखकर ठंडा नहीं है। सही बात है। और उस गहराई को भरने में कम से कम 400-500 साल लगेंगे भैया। समझ गए। कुछ चिंतकों ने, मैंने किताब पढ़ी थी, कुछ चिंतक में ट्रेवल करता रहता हूँ, किताब उठा लेता हूँ कोई सी भी। समझ नहीं बात। बड़े बड़े विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं। कम से कम 50-60 साल, कुछ 50-60 साल, कुछ 100 साल बताते हैं। उन्हें कहते हैं बहुत बड़ी खाई क्रिएट कर दी गई है। समझ में आई बात है। अब सोच लो, जो आज से ही समझ लो 11वीं-12वीं शताब्दी में खाई बनाई गई थी, वो आज तक भी दिखाई दे वो। सही बात है। तो जो इन्होंने आज तक खाई बनाई है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आज तो 100 साल बाद। मेरा वीडियो निकाल लेना, क्या बोल रहा था ये व्यक्ति जाकर। समझ में आई बात है। भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में उल्लेखित है। अगर पंथनिरपेक्षता शब्द कहाँ जो प्रस्तावना तो है ही, पंथनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना के साथ साथ मौलिक अधिकारों में भी है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के बीच में, जहाँ हम कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार अपना धर्म चुनने की आजादी होगी। आप नहीं कह सकते मैं अगर हिंदू हूँ ना तो मैं मुस्लिम भी बन सकूँ, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं हिंदू भी बन सकूँ, मैं सिख हूँ तो मैं ईसाई बन सकूँ, और मैं ईसाई हूँ ना तो मैं मोमडन भी बन सकूँ। कोई नहीं रोक सकता, और किसी की मम्मी में दम भी नहीं है। क्यों? देश का सबसे बड़ा कानून संविधान उसके साथ है। और उस संविधान में भी ऐसी जगह लिख रखी, बात को पता कहाँ तक लिख रखी, मौलिक अधिकारों में, जो भारतीय संविधान का सबसे मूल हिस्सा, मेन चीज है, उसके बिना संविधान ही नहीं है। और तुम कहते हो एक व्यक्ति धर्म बदल दूसरे धर्म के अंदर जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क भी नहीं पड़ता इसका। तुम मुस्लिम हो, हिंदू बन जाओ यार, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम हिंदू तो मुस्लिम बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मर्जी, उसकी लाइफ है, क्यों बैरियर लगाते हो उसको? तुम जाकर अपना परिणाम खुद भुगतेगा। किसी कहते हैं इसमें महिलाओं को शोषण होता, कौन सा धर्म है भाई बताओ जिसमें महिला को शोषण नहीं होता? एक बताओ मुझे। तुम कहते हो हमारा हिंदू धर्म सर्वोच्च है, जरा बताना है एक आदि पंडित का नाम जो महिला बना रखी हो तुमने, बताना मुझे। पुजारियों में एक भी महिला कहाँ बैठी मंदिरों में? तुम्हारी न्यायपालिका में तो है नहीं। तुम कहते हमारा मुस्लिम धर्म सर्वोच्च है, कहते मुस्लिम धर्म सर्वोच्च है। जरा बताना मुझे एक आदि मौलवी का नाम जो महिला हो। कहा तुम्हारा मुस्लिम धर्म गया? तुम्हारा मुस्लिम, तुम्हारे सिखों के कौन सिखों में कहते हैं मुस्लिम धर्म, सिख धर्म सर्वोच्च है। जरा बताना मुझे कौन सा बैठे उसमें बैठी गुरुद्वारे में, कौन सी महिला? ईसाई ईसाई चिल्ला रहे, ईसाई ईसाई। जरा बताना मुझे कौन सी ईसाई है, कौन सी जो पादरी महिला घूम रही है बनकर? अबे सारे धर्म वाले बेवकूफ बना रहे तुमको, बताओ। ठीक, बढ़िया करके बना रहे तुम्हारा बेवकूफ। क्या होगा? किस बात को, किस बात पर है? पागल है तो